अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा के अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने एंकर पर्सन को लाजवाब कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि दुनिया भर के अवाम का दबाव बहुत बढ़ चुका है, जंग बंदी नागुज़ीर है, इसराइल जंग हार चुका है। आलमी मीडिया की हिमायत के बावजूद भी इसराइली मीडिया के महाज पर जंग हार रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अंदरूनी ताल्लुकात की ऐसी चोट की कि एंकर हड़बड़ा गई। CNN के एंकर बातों को घुमा फिरा कर शाह महमूद को फंसाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन खुद फंस गईं, आए बाएं शाएं करती रहीं। शाह महमूद कुरैशी ने एंकर पर्सन को किया लाजवाब, वाज़ेह कर दिया दुनिया भर के अवाम का दबाव बहुत बढ़ चुका, जंग बंदी नागुज़ीर है, इसराइल जंग हार चुका। आलमी मीडिया की हिमायत के बावजूद भी इसराइल मीडिया के महाज पर जंग हार रहा है। अंदरूनी ताल्लुकात की भी ऐसी चोट लगाई कि एंकर हड़बड़ा गई। बिल्कुल, जब हमने ये इंटरव्यू देखा और एंकर पर्सन के हवाले से अगर बात की जाए तो शाह महमूद कुरैशी ने बैक टू बैक रिप्लाई किया और ज़बरदस्त जवाब दिए। जितने भी सवाल उस एंकर पर्सन की जानिब से पूछे गए, उसके ज़बरदस्त जवाब शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दिए गए। जब सिमेट्रिक होने की बात की गई तो उन्होंने उनका भी जवाब दिया और उसके बाद हमने देखा कि एंकर काफ़ी कंफ्यूज नजर आई, काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गई और इस इंटरव्यू को पूरी दुनिया में ही बड़ी पजीराई हासिल हो रही है। आलमी मीडिया की हिमायत के बावजूद भी इसराइल मीडिया के महाज पर जंग हार रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अंदरूनी ताल्लुकात की ऐसी चोट की कि एंकर भी हड़बड़ा गई। CNN की एंकर बातों में घुमा फिरा कर शाह महमूद कुरैशी को फंसाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो अपनी बातों में खुद ही फंस गईं, आए बाएं शाए करने लगी और शाह महमूद कुरैशी ने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर बयान किया। वज़ीर ख़ारजा से इंटरव्यू का आगाज़ इसराइल फ़लस्तीन मामले पर हुआ। पूरे इंटरव्यू में एंकर ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम को लेकर एक भी सवाल नहीं किया। CNN की एंकर असल मामले से वज़ीर ख़ारजा की तवज्जो हटाने की कोशिश करती रहीं। एंकर ने सवालिया अंदाज में मुतालबा किया कि हमास की जवाबी कार्रवाई की मजम्मत की जाए और एक मकाम पे तो एंकर साहबा मेहमान के जवाबात से नाराज भी दिखाई दी। जब सवालात के मन माने जवाबात नहीं मिले तो एंकर ने गुफ्तगू का रुख बदल दिया। बिल्कुल, हमने देखा कि एंकर ने कितनी खूबसूरती के साथ इस गुफ्तगू का रुख बदला, मगर शाह महमूद कुरैशी ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। अगर बात हुई कोरोना वायरस के हवाले से, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के हवाले से, उस पर भी शाह महमूद कुरैशी ने भारत के हवाले से कंपैरिजन किया और उन्होंने बताया कि हमने तो भारत को मदद फराम करने तक का भी कहा था, जिस पर एंकर की जानिब से कहा गया कि मैं तो कंपैरिजन की बात ही नहीं कर रही हूँ। आपको बताएं कि एंकर ने सवालिया अंदाज में मुतालबा किया कि हमास की जवाबी कार्रवाई की मजम्मत की जाए। एक मुकाम पर तो एंकर साहिबा मेहमान के जवाबात से नाराज भी हो गई। पूरे इंटरव्यू में एंकर ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम को लेकर एक भी सवाल नहीं किया। CNN की एंकर असल मामले से वज़ीर ख़ारजा की तवज्जो हटाने की कोशिश करती रही। CNN पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से इंटरव्यू का आगाज़ इसराइल फ़लस्तीन मामले पर हुआ और पूरे इंटरव्यू में एंकर ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम को लेकर एक भी सवाल नहीं किया। हमारे सियासतदान इंटरनेशनल चैनल्स पर किस तरह इंटरव्यूज़ देते रहे, CNN को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ताज़ा इंटरव्यू ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो कि बड़ा ही जचा तुला और वाज़ेह था, कोई मवाजना नहीं। 2012 में वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का CNN को इंटरव्यू किस कदर मुज़ायका खेज था और लीगी लीडर इसहाक डार किस तरह BBC पर जग हसाई करवा चुके हैं, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज से पेश करने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को शाबाश दी। फ़लस्तीनियों के हक़ में निकलने वालों को ख़िराज तहसीन भी पेश किया। वीडियो पैगाम में कहा कि पहले इसराइलियों को मज़लूम बनाकर दिखाया जाता था, अच्छी तब्दीली आई कि अब दुनिया फ़लस्तीनियों का मुकदमा मान रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दबंग इंटरव्यू टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने खातून एंकर को इसराइल की वकील करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का दबंग इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी छा गया। CNN एक्सपोज टॉप ट्रेंड, फॉरेन मिनिस्टर भी ट्रेंड्स में शामिल। सार्फिन शाह महमूद को शाबाश दे रहे हैं, CNN एंकर की क्लास ले रहे हैं। किसी ने खातून सहाफ़ी को इसराइल की वकील करार दिया तो किसी ने लिखा एंकर ने गुफ्तगू को यहूद मुखालिफ रंग देने की नाकाम कोशिश की। एक सारिफ ने कहा शाह महमूद ने मगरबी मीडिया को इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बेनकाब कर दिया। शाह महमूद के कॉन्फिडेंस और इसहाक डार के BBC को दिए गए इंटरव्यू की सूरत हाल का भी मवाजना किया जा रहा है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अभी तो रेफरेंस दायर हुए और मुल्ज़िमान ने खजानों के मुंह खोल दिए।
نیب اعلامیے کے مطابق جعلی اکاؤنٹس کیس میں ملزمان سے 23 ارب 85 کروڑ روپے وصول کر لیے گئے ہیں۔ یہ رقم جعلی اکاؤنٹس کے 14 ریفرنسز میں نامزد ملزمان سے وصول کیے گئے ہیں۔ کراچی سے منصور مغیری کی رپورٹ۔ نیب کرپشن کیسز کا آغاز بہت زور و شور سے کرتا ہے مگر ثابت کچھ نہیں ہو پاتا۔ نیب پر یہ تنقید ہمیشہ ہوتی ہے اور اکثر یہ تنقید غلط بھی نہیں ہوتی، مگر ایک تگڑے کیس کی بدولت نیب نے اپنی تاریخ بدل دی ہے، اور وہ تگڑا کیس ہے جعلی اکاؤنٹس ریفرنس۔ جعلی اکاؤنٹس ریفرنسز کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی ملزمان نے کرپشن سے بنائے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، جس کی بدولت نیب اپنی 21 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جعلی اکاؤنٹس ریفرنس کے ایک ملزم زین ملک نے 9 ارب روپے نیب کو واپس کر کے جان چھڑائی ہے۔ جعلی اکاؤنٹ سے متعلق ہی نوری آباد ریفرنس میں نجی کمپنی بھی نیب کو 2 ارب روپے واپس کر چکی۔ مجموعی طور پر نیب جعلی اکاؤنٹس کے 14 ریفرنسز میں نامزد ملزمان سے 23 ارب 85 کروڑ روپے وصول کر چکا ہے، اور یہ ساری وصولیاں ریفرنسز کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گئی ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس ریفرنس کے کڑے شکنجے کو دیکھ کر ہی سرکاری افسران سمیت 20 سے زائد ملزمان نے سلطانی گواہ بننے اور پلی بارگننگ کرنے میں ہی غنیمت جانی ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کے 14 ریفرنسز کے نامزد 20 سے زائد ملزمان میں آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، انور مجید، عبدالغنی مجید، 2 نجی بینکوں کے سربراہ حسین لوائی اور بلال شیخ بھی شامل ہیں۔ سرکاری افسران میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے منظور قادر کاکا، اعجاز خان، محمد حسین سید، خورشید جمالی اور دیگر شامل ہیں۔ منصور مغیری، سما، کراچی۔ کرپشن کیسے ختم کرنی ہے؟ دوست ملک سے سیکھنا ہوگا۔ نیب کو کالا قانون کہنے والے سن لیں، سپریم کورٹ نیب قانون کی ایک ایک شقہ پہلے ہی جائزہ لے چکی ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا ادارے پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب، کہا تنقید وہ کر رہے ہیں جنہیں آئین، قانون اور نیب کا کوئی علم ہی نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل رشید۔ میں نیب ناقدین پر برس پڑے، ادارے کے خلاف ملزم اور جارحانہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو کارکردگی جائزہ اجلاس میں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تنقید ہی وہ اصحاب کرتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ نیب لاس کا پتہ ہے۔ یہ ہر بندہ جو بھی روسٹرم پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فکرہ اسے ضرور کہنا ہے۔ نیب کا لا بڑا بھیانک اور ڈریکونین لا ہے، اس کا ایک ایک سیکشن اسفندیار ولی کے کیس میں سپریم کورٹ نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ غیر آئینی ہے۔ نیب راولپنڈی کی کارکردگی کی خوب تعریف، پاناما کیس میں شہرت پانے والے افسر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خصوصی طور پر سراہا۔ پنڈی نیب کی بہترین کارکردگی کا سہرا تمام اہلکاران، افسران اور جناب منگی صاحب کو جاتا ہے کہ آپ کی شب و روز محنت سے یہ ممکن ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جعلی اکاؤنٹس کے 14 ریفرنس دائر اور 23 ارب روپے سے زائد کی رقم برآمد کی گئی۔ مزاربہ اسکینڈل میں 31 ریفرنس دائر ہو چکے۔ احسن اقبال کے خلاف ریفرنس اس لیے دائر کیا گیا کہ انہوں نے اختیار کا غلط استعمال کر کے پاکستانی عوام کے لیے مختص رقم سیاسی فائدے کے لیے حلقے میں لگائی۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ ہمیں چین سے سیکھنا چاہیے کہ کرپشن کس طرح ختم ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ چھوٹے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جبکہ کرپشن کا خاتمہ اوپر کے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے افتتاح پر اسلام آباد سے ورچوئل خطاب میں کہا کہ نیب 23 سال سے کام کر رہا ہے لیکن کرپشن ختم نہیں ہو سکی۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمارا ایک نیبر تیزی سے اب دنیا کی ٹاپ 2 پاورز میں پہنچ چکا ہے، لیکن جس طرح آگے دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ جس ریٹ پہ چائنا جا رہا ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا، تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اس طرح کی دوستی ایک اس ملک سے ہے جس سے ہم بہت کچھ اب سیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ان کے شہر پھیلتے گئے اور بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے پھر سنبھالا، اور پھر چائنا نے جس طرح غربت کو کنٹرول کیا، اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے۔ اور پھر ہم ایک اور چیز سیکھ سکتے ہیں چائنا سے، اور یہ اسپیشلی پریزیڈنٹ شی جن پنگ جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف جہاد لڑی ہے، کہ انہوں نے تقریباً 450 منسٹیرین لیول کے لوگوں کو کرپشن میں سزائیں دی ہیں۔ ہماری بھی نیب فنکشن کر رہی ہے تقریباً 22 سالوں سے 23 سالوں سے، لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ چائنیز نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں جب اوپر کی کرپشن کو ہاتھ ڈالتے ہیں تب ایک ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے۔ ترقی کی دوڑ میں پاکستان کی رفتار تیز تر، اہداف پیچھے رہ گئے۔ اس سال پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار 3.94% رہنے کا تخمینہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد۔
मुल्क की माशी शरह नमो 2.1% के हदफ से कहीं आगे। गुज़िश्ता माली साल में कोरोना के हमलों से मुल्क की मईशत रिकॉर्ड मनफी 0.47% तक गिर गई थी, जो गैर मामूली उठान के साथ इस साल 3.94% तक पहुँचने की तवक्को। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माली साल के पहले 9 माह के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर नजरसानी शुदा तखमीना पेश कर दिया। ज़राअत में 2.8% हदफ के मुकाबले में 2.77% ग्रोथ। सनती शोबे में कारकर्दगी 0.1% हदफ के मुकाबले में 3.57% रही। खिदमात के शोबे में तो बात 2.6% के टारगेट से कहीं आगे निकलकर 4.43% तक पहुंच गई। गंदम, चावल, मकई और गन्ने समेत बड़ी फसलों की पैदावार में 4.65% इजाफा हुआ। अलबत्ता कपास की पैदावार में 22.8% की नुमायां कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल, मशरूबात, पेट्रोलियम, गाड़ियों समेत बड़ी सनतों की पैदावार में 9.29%, रिटेल और होलसेल में 8.37% तक बेहतरी। सब्जी, फ्रूट, लाइव स्टॉक, इंश्योरेंस और हाउसिंग में भी मुस्बत तब्दीली रिकॉर्ड। फी का आमदन 14.4% इजाफे के साथ 31,354 रुपए बढ़कर 2,46,414 रुपए हो गई। वजीर आजम ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, ये सारी कामयाबियां कोरोना वबा पर काबू पाते हुए हासिल की गईं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। हफ्तावार महंगाई में 0.82% इजाफा, शरह 17.23% पर पहुंच गई। जिंदा मुर्गी 37 रुपए किलो, जबकि गंदम का आटा 34 रुपए महंगा हुआ। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, और क्या कुछ महंगा हो चुका? देखिए, काफी चीजें महंगी हुई हैं। 25 अशिया ज़रूरिया बताई गई हैं जो कि महंगी हुई। रमजान के बाद ईद के दिनों में भी महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू रहा, और जो 18,000 रुपए कमाने वाले लोग हैं उनके लिए तो महंगाई की शरह 20% रही है, लेकिन वैसे 17.23% बताई गई है। ये बताया गया है कि 25 अशिया महंगी हुई है, उसमें चिकन 37 रुपए महंगा हुआ है, 325 रुपए फी केजी में बिका। अंडे भी 7 रुपए दर्जन महंगे हुए। प्याज, चीनी और इसके अलावा कुछ दीगर अशिया महंगी हुई। 20 किलो आटे का जो थैला है वो 34 रुपए महंगा हुआ और 1,146 रुपए औसत कीमत रही। अलबत्ता कुछ 7 आइटम सस्ते भी हुए थे, जिनमें टमाटर वगैरह शामिल हैं। बिजली के कुछ निर्ख कम हुए, LPG सिलेंडर है और दाल मूंग, चावल, दाल मसूर वगैरह। लेकिन 19 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा, यानी कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हुआ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना की बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नई कीमतों का इतलाक अक्टूबर 2021 से होगा। काबीना डिवीजन के मुताबिक बिजली महंगी करने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। इजाफा 3 मुख्तलिफ सेमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने ट्वीट पैगाम में बताया कि काबीना ने बिजली की कीमत में फौरी इजाफे की मंजूरी नहीं दी। नेपरा को इस फैसले पर नजरसानी की हिदायत की है। चाहते हैं बिजली की कीमत बरकरार रहे और अक्टूबर में सिर्फ 8 पैसे का इजाफा हो। सनती सार्फिन के लिए बिजली के रियायती पैकेज में तोसी का फैसला कर लिया गया। नेपरा की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। सनतों का पहिया चलाने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। सनती सार्फिन को सर्दियों में दिए गए रियायती पैकेज में अक्टूबर 2023 तक तोसी का फैसला। पावर डिवीजन ने नेपरा को दायर दरखास्त में पैकेज में तोसी की हतमी मंजूरी मांग ली। हुकूमत ने गुज़श्ता बरस दिसंबर से रवां साल अप्रैल तक सनती सार्फिन के लिए बिजली का रेट ₹4.96 फी यूनिट मुकर्रर किया था। रियायती पैकेज में तोसी की सूरत में सनतों को मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सनतकार कहते हैं ऐसे फैसले होंगे तब ही तो तरक्की होगी। हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, बाहर से जो डॉलर आता जा रहा है, वो इसी की एक कड़ी है कि आपने टैरिफ अच्छे करेंगे, आप सहूलियात बढ़ाएंगे, हुकूमत के खजाने में पैसा आना चाहिए। सनतों को रियायती पैकेज के हवाले से हुकूमत की दरखास्त नेपरा ने समात के लिए मंजूर कर ली है। समात के बाद हतमी फैसला होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। तरीन ग्रुप के अरकान को भी मसावी तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। गिले शिकवे दूर, नाराज अरकान पार्टी क़यादत से राजी हो गए। समा मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराए के मुताबिक मुलाकात में तय पाया कि तरीन ग्रुप के अरकान को मसावी तरक्याती फंड्स मिलेंगे। ग्रुप के अरकान भी बजट मंजूर कराने समेत तमाम हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेंगे। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात पर भी MPs ने एतमाद का इजहार किया। ये हमारे घर में, हमारी PTI पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी भी ये नहीं हमारे साथ वादा किया कि हम उसके साथ कोई रियायत करेंगे। उन्होंने कहा, हमने कहा कि बेइंसाफ़ी
ना हो। उन्होंने कहा बेइंसाफी नहीं होगी। मुलाकात करने वालों में नौमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, नजीर चौहान, अजमल चीमा, जवार वड़ाइच, उमर आफ्ताब और ओन चौधरी शामिल थे। जराये के मुताबिक इससे पहले वजीर आला ने तरीन ग्रुप के मामले पर 8 वज़रा पर मुश्तमिल अपनी सियासी टीम को टास्क दिया। हर वजीर को 4-4 अरकान से राब्तों और मामला तय करने का कहा गया। गुज़िश्ता रात तमाम मुतल्लिका वज़रा ने वजीर आला को मिशन मुकम्मल करने की रिपोर्ट दी, जिसके बाद मुलाकात का इत्माम किया गया। मुअव्विन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। बोली जो समझ रहे थे तहरीक इंसाफ में ग्रुप बन गया, उनकी तदबीरें उल्टी पड़ गईं। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो हमा वक्त अवाम के मसाइल से अपडेट रहते हैं, और जो अवाम के मसाइल से अपडेट रहता है उसका सॉफ्टवेयर डेली बेसिस पे नहीं हर घंटे अपडेट होता रहता है। अभी भी स्टपनियाँ और कनीज़ें जो हैं वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, इधर उधर बगले में जाते हुए ये तासुर दे रहे थे कि पीटीआई के अंदर से किसी ग्रुप ने जन्म लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उनके लिए कोई खतरे की घंटी बज गई है। जो आवाज़ें उठी उन आवाज़ों को कन्फ्रंट करने की बजाय उनको हमने सीने से लगाया। जहांगीर तरीन ने हमेशा ये कहा कि मैं आखिरी सांस तक पीटीआई हूँ और पीटीआई के साथ हूँ। सरदार साले बोतानी ने वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा आवाम से ज़्यादती हो रही है, अब इस गुनाह में ज़्यादा शरीक नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के आवाम से माफ़ी मांगता हूँ। कोयटा से मज़ीद बता रहे हैं मुजीबुल्लाह। सूबाई वजीर सरदार साले बोतानी ने बलूचिस्तान की काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान को पेश करने के बाद हुकूमत बलूचिस्तान और वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। तकरीबन 3.25 साल हुकूमत बलूचिस्तान का हिस्सा रहने वाले सरदार साले बोतानी कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अब मजीद इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता। जहाँ तक इस गुनाह में मैं शरीक था उसके लिए मैं बलूचिस्तान के आवाम से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी और उसमें कोई कोताही है तो वो मुझे माफ़ कर दें, और आगे इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हो सकता हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो वजारत से इस्तीफा दे दिया है। सरदार साले बोतानी ने कहा सूबे में तरक्की सिर्फ बातों की हद तक रह गई। तरक्की अभी ये हो रही है कि जी ये सोचा जा रहा है, ये करेंगे, ये हो जाएगा, बस यहाँ तक। सीएम डायरेक्ट पटवारी तक बात करता है तो मिनिस्टर की क्या हैसियत है। जाते जाते सरदार साले बोतानी ने हुकूमत बलूचिस्तान पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा और भी वज़रा के साथ राब्ते में है, जल्द मजीद सियासी हलचल पैदा होगी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान से तरीन हम ख्याल ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की है। ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने तमाम मामलात हल कराने की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से तरीन हम ख्याल ग्रुप के वफ्द की इस्लामाबाद में हुई है मुलाकात। हम ख्याल ग्रुप के रहनुमाओं की इस मुलाकात में वादे वईद भी हुए हैं। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है और वज़ीर आज़म ने तमाम मामलात हल कराने की यकीन दहानी कराई है। इनका ये कहना है कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तफ़ाक़ किया कि पार्टी के मामलात पार्टी में ही तय होने चाहिए। हम ख्याल ग्रुप के MPA फजल हयात, अब्दुल हई दस्ती, रफ़ाकत गिलानी ने मुलाकात की है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से तरीन हम ख्याल ग्रुप के वफ़द ने इस्लामाबाद में की है मुलाकात और वज़ीर आज़म ने तमाम मामलात हल कराने की यकीन दहानी कराई। मामूली तल्ख़ कलामी पर बड़ा भाई कत्ल। चमन में जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती की रैली में धमाका हो गया, 7 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सईद अचकज़ई। चमन में JUI नजरियाती की इसराइल के खिलाफ रैली पर दहशतगर्दों का वार। रैली कदीमी ईदगाह के करीब पहुंची तो धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी नायब अमीर JUI नजरियाती मौलाना अब्दुल कादिर लूनी खिताब के बाद गाड़ी में सवार हो रहे थे कि गाड़ी के करीब मोटरसाइकिल में धमाका हुआ। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके टारगेट में हम हैं और हमने हुकूमत को आगाह किया है, लेकिन उसके बावजूद वो इंतजामात नहीं करते। आने वाले इतवार को पूरे बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ सईद अचकज़ई, समाज चमन।
لاہور میں چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی کی جان لے لی. ملزم واردات کے بعد واقعے کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کرتا رہا. جہانگیر خان کی رپورٹ. معمولی تلخ کلامی پر نوجوان بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا. واقعہ پیش آیا گرین ٹاؤن میں. پولیس کے مطابق ویڈیو گیمز کی دکان پہ بیٹھے دو بھائیوں نے کھانے کا آرڈر دیا. اسی دوران دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور چھوٹے بھائی نے بڑے کو قتل کر دیا. علی رضا کے ہاتھوں چلنے والی گولی علی حسن کی موت کی وجہ بن گئی. یہ 4 بھائی ہیں, یہ 2 چھوٹے, سب سے چھوٹے یہ 2 بھائی ہیں. جس نے گولی جس سے چلی ہے وہ تقریباً 10-11 سال کا ہے اور جس کو لگی ہے وہ تقریباً 14-15 سال کا ہے. ملزم اور مقتول کے ورثاء واقعے کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن پولیس تفتیش میں بالآخر معاملہ کھل کر سامنے آ گیا. ایک ان کے بھائی کا باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھا, ڈاؤٹ فل تھا. ان کو سائڈ پہ کر کے پھر جب اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے اپنا کنفیشن ریکارڈ کرایا. پولیس نے مقتول علی حسن کی والدہ کی مدعیت میں اس کے چھوٹے بیٹے کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے. کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ جہانگیر خان, سما, لاہور. شکر گڑھ کے نجی اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے شوگر کے 2 مریض دم توڑ گئے. لواحقین نے اسپتال میں شدید احتجاج کیا تو ڈاکٹرز اور عملہ بھاگ نکلا. مظاہرین کا کہنا ہے 45 سالہ غلام مصطفیٰ کو شوگر لیول زیادہ ہونے اور 50 سالہ بانو بی بی کو شوگر لیول کم ہونے پر اسپتال میں داخل کیا گیا تھا. دونوں مریضوں کو ایک ہی وقت میں انجیکشن لگائے گئے جس کے 5 منٹ بعد ہی وہ دم توڑ گئے. اسپتال MS کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں, ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. سینٹرل لندن کے علاقے میں حسن نواز کے دفتر کے باہر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. مشتبہ افراد نے مبینہ طور پر دفتر میں گھسنے کی کوشش کی. نون لیگی کارکنان کی آمد پر ملزمان فرار ہو گئے. پولیس نے تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے تیمور شہزاد سے. تیمور, کچھ پتہ چل پایا کون تھے یہ لوگ؟ جی بالکل فیصل, آپ نے صحیح منشن کیا. یہ 4 افراد تھے جن میں سے 3 نقاب پوش تھے. آج جو حسن نواز کا جو دفتر ہے وہاں پر انہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں, سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور عابد شیر علی کے علاوہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی دفتر کے اندر باقاعدہ موجود تھے. تاہم کچھ لیگی کارکنان کے آنے پر جو ہے یہ مشکوک افراد جو ہیں یہ بھاگ ہیں اور پولیس میں باقاعدہ اس کی رپورٹ بھی درج کرا دی گئی ہے. پولیس باقاعدہ اس کی تحقیق کرے گی اور ابھی تک کسی گرفتاری عمل میں نہیں لا سکی. جی فیصل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا تیمور. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. وزارت تعلیم کا 24 مئی سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان. اسلام آباد سمیت جن اضلاع میں کرونا کیسز کی شرح زیادہ ہے وہاں اسکولز 6 جون تک بند رہیں گے. ترجمان وفاقی وزارت تعلیم کے مطابق ملک کے 52 اضلاع میں کرونا کیسز کی شرح زیادہ ہے. پنجاب میں لاہور, راولپنڈی, فیصل آباد, ملتان اور سرگودا سمیت 20 اضلاع میں اسکول 6 جون تک بند رہیں گے. خیبر پختونخوا میں پشاور, ایبٹ آباد, بنو مردان اور سوات سمیت 14 اضلاع میں بھی کرونا کی شرح زیادہ ہے. سندھ میں کراچی, سکر, حیدرآباد اور شہید بے نظیر آباد سمیت 12 اضلاع کے اسکولز بھی 6 جون تک نہیں کھلیں گے. بلوچستان میں کوئٹہ جبکہ آزاد کشمیر کے 4 اضلاع میں بھی اسکول فی الحال نہیں کھولے جا رہے. کراچی میں منگل کو چلنے والی آندھی نے نوجوان اشر کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا. آخر اس نوجوان کے ساتھ ایسا کیا ہوا, بتا رہی ہیں زمزم سعید. بارش ہو یا آندھی, کراچی انتظامیہ کی نالائکی اسے مہلک بنا دیتی ہے. گزشتہ منگل کو جو آندھی چلی, بیچارے 22 سال کے نوجوان اشر کی زندگی داؤ پر لگ گئی. اشر ایک پرائیویٹ مال میں ملازم تھا. کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا. اچانک آندھی سے سائن بورڈ اڑ کر اس پر آ گرا. سما سے گفتگو میں اشر بس اتنا ہی کہہ سکا کہ کریئر تباہ ہو گیا, انصاف کیا جائے. اگر بس یہ یاد ہے کہ بورڈ میرے اوپر گرا تو اس کے بعد کچھ یاد نہیں ہے. ابھی ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے, میرا یہی مطالبہ ہے, اور میرے فیوچر کے لیے کچھ کیا جائے بس. اشر کے والد الگ پریشان ہیں, ان کی تو بیک بون ہی ٹوٹ گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ گورنمنٹ حکومت کیا مجھے میرے بیٹے کو سرکاری جاب دے گی, یا کوئی ایسے میرے بچے کی لائف پوری خراب ہو گئی ہے. میرا بچہ ابھی بستر پر پڑا ہوا ہے, میں بہت سخت پریشان ہوں. ڈاکٹرز نے کہا ہے اشر 1 سال تک بستر پر ہی رہے گا, مگر ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اگر 1 سال بعد بھی بیٹا نہ کھڑا ہو سکا تو پھر اس گھرانے کا سہارا کیسے ملے گا. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ زمزم سعید, ساما, کراچی.
कराची की हालिया गर्मी और गर्द के तूफान से शहरी अजियत से दो चार हुए, मगर क्या इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत है? तो ये जान लेते हैं रेहान अहमद की रिपोर्ट में। दो 2020 कराची को डुबो देने वाली शदीद बारिशों का साल। 2021 जिसमें चंद मिनट की आंधी ने समंदरी तूफान के असरात की झलक दिखाई। अचानक से जो है मौसम में तब्दीली देखने में आई है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी जो है वो चल रही है। अल्लाह अकबर। बारिशें तूफान मुश्किलात पैदा कर रही हैं। गाड़ियां गई। मगर अब टेक्नोलॉजी से इन मौसमी शिद्दतों को कम किया जा सकता है और इससे बढ़कर ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में भी बरूए कार लाया जा सकता है। बारिशों का जोर भी तोड़ा जा सकता है और मसनूई बारिशें भी बरसाई जा सकती हैं और ये सब कुछ सिर्फ 8 घंटे में मुमकिन है। मीर मजहर तालपुर ऐसी ही वेदर टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO हैं जो दुबई में कई सालों से ये काम कर रही है। एक फ़ायदा तो ये है कि जहाँ बारिश नहीं होती, ड्राउट होती है, जिस तरह आजकल क्लाइमेट चेंज का आपने लफ्ज़ सुना होगा, तो ड्राउट ये कहीं ज़्यादा बारिश है कहीं कम बारिश है, तो ये डिवाइस उन दोनों को मैनेज करती है। इसी तरह अगर साइक्लोन है तो साइक्लोन समुंदर के अंदर ही डिफ्यूज़ हो जाएगा। मजहर तालपुर कहते हैं खुशहाली के असरात को महदूद करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान की ज़रूरत है, मगर हुकूमतों की तरजीहात कुछ और हैं। ये जो हमारी जो हुकूमतें हैं, चाहे सूबाई हो चाहे कौमी हो, ये संजीदा नहीं है मौसमियात के मामले में। वो संजीदा हों तो हम ये वक्त जल्दी में इनको हम 1 महीने में भी डिवाइसेस लगा दे सकते हैं, मगर चूंकि ये गैर संजीदा हैं, इनको आइडिया नहीं होता कि हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है और हम ये इसको हल भी कर सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमारी हुकूमतें इस जानिब संजीदगी से तवज्जो दें तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर मुल्क व कौम को हर साल मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से बचाया जा सकता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।